दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो साथ में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा है उन सब का यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न मैं यहाँ पर कराऊंगा जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। हाँ, समास मैंने अभी पिछली क्लास में ख़त्म किया है, उसके जो है अभी इसमें प्रश्न नहीं मिलेंगे। मैंने वर्ण विचार और संधि के यहाँ पर प्रश्न रखे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, तो इसको पूरा देखिएगा। यहाँ पर आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत डिटेल में एक एक प्रश्न को हम समझेंगे, ठीक है। तो साथ में बने रहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस करने के लिए आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग जंक्शन पर, और कोचिंग जंक्शन के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आपको testseries.coaching.in पे लॉगिन करना होगा। आप यहाँ पर जाएं और जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उस परीक्षा की तैयारी के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे 1300 से ज़्यादा यहाँ पर आपको परीक्षाओं के आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। बहुत शानदार प्रश्नों का पूरा संग्रह है, तो आप इसको देखें, आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पर और जो आपको सुविधाएं दी जा रही हैं इस टेस्ट सीरीज़ के साथ वो ये हैं कि यहाँ पर आपको 24/7 ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पर्सनलाइज परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर आपको व्यक्तिगत तौर पर आपका परफॉर्म बताया जाएगा। आपके कितने नंबर्स आए हैं, कितने आपने सही किए, कितने गलत किए, ये सारी चीज़ें आपको व्यक्तिगत तौर पर बताई जाएंगी। यहाँ पर अपडेटेड पैटर्न पर परीक्षाओं का जो है प्रश्न रखा गया है। सबसे बड़ी बात ये है, आपके रैंक्स को भी यहाँ पर बताया जाता है कि आप एक आकलन करके एआई के द्वारा कि आपने अगर इतना प्रश्न सही किया है तो किस प्रकार आपका रैंक कितना हो सकता है, ऑल इंडिया या ऑल स्टेट। यहाँ पर आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस से लेकर नीट तक के पेपर्स और बाकी जो भी यूजीसी नेट की परीक्षा के लगभग सभी पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टीटी, सुपर टीटी, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो लगभग भारत में होने वाली सभी परीक्षाओं की यहाँ पर तैयारी आप बड़े आराम से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको लॉगिन करने के बाद प्रत्येक परीक्षा का एक एक सेट फ्री में आपको दिया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस सीरीज़ को ज्वाइन करिएगा, बहुत कम फीस में यहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। हम लोग यहाँ देखेंगे वर्ण विचार के प्रश्न को। वर्ण विचार मैंने आपको सबसे पहले वर्ण विचार ही पढ़ाया था, तो उसके प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे और उसके बाद से संधि के प्रश्नों को, और फिर कभी हम देख लेंगे समास और उसके साथ किसी एक टॉपिक को और जोड़कर उसके प्रश्नों को हम साथ में कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 टॉपिक के हम लोग प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अयोगवाह है। मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, अगर आपको याद आ रही हो कि अयोगवाह किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अयोगवाह किसको बोलते हैं, जो यहाँ पर आप अंग लिखते हैं ना, और आहा, इन दोनों ध्वनियों को हम अयोगवाह ध्वनियाँ बोलते हैं। और कारण भी मैंने आपको बताया था कि इनको अयोगवाह क्यों बोला जाता है। आपके दिमाग में कुछ रिकॉल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अंग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी वर्ण से इसका योग नहीं होता है, यह ऊपर होता है। और यह जो है अयोगवाह क्यों है? क्योंकि इसका योग किसी भी वर्ण से नहीं होता। जैसे मैंने खा के बाद यह विसर्ग लगा दिया, अब विसर्ग लगने के बाद क्या ये खा से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है ना। जैसे मैंने कहा चंद लिखना है, तो यहाँ पर मैंने बिंदी लगाया ना ऊपर, अब क्या यह चा से जुड़ा हुआ है क्या, या फिर दा से जुड़ा हुआ? नहीं जुड़ा हुआ है ना, ये अलग है, योग नहीं हुआ है इसका, इसलिए ये अयोगवाह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों ध्वनियों को हम अयोगवाह ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। अंग को और आहा को, अंग क्या है? अनुस्वार है, और यह क्या है? विसर्ग है, ठीक है ना। अनुस्वार और विसर्ग, यह दोनों क्या होते हैं? अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपके पास है? यहाँ पर विसर्ग का विकल्प आपको दिया गया है विकल्प 1 में ही, तो हमारा विकल्प 1 सही हो जाएगा। विसर्ग जो है वह अयोगवाह ध्वनि है। महाप्राण ध्वनियों की बात करें, अच्छा सबसे पहले मैं बता दूं, महाप्राण ध्वनियों की बात हो ही गई है। यहाँ पर अल्प प्राण है, ठीक है। जितने भी स्वर होते हैं ना, वो सारे के सारे अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना। जितने भी स्वर हैं सारे के सारे अल्प प्राण होते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, अभी रुकिए।
और संयुक्त अक्षरों की अगर हम बात कर लें तो संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है? 4 है। मैंने आपको यह भी बताया था वर्ण विचार जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने यह बताया था क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा। ये क्या है? आपके संयुक्त अक्षर हैं। यह किसके संयोग से बनता है? यह बनता है आधा क और शा से, ठीक है ना। यह किससे बनता है? एक मिनट, आधा का और जब यहाँ पर मूर्धन्य सा जुड़ता है तो क्षा बनता है, और त्र इसी तरह से आधा त और रा के योग से बनता है। यहाँ पे ता आधा होता है, रा पूरा होता है। यहाँ पे आधा का होता है, यहाँ पे शा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में यहीं पर आपको भ्रमित किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधा ज, एक मिनट, अरे फिर मैंने क्या लिख दिया? और इया, इन दोनों के योग से यह बनता है। और श्रा जो है आधा शा के साथ रा मिलता है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जिसके नीचे हल चिन्ह लगा होता है ना, चिन्ह लगा होता है, उसको ध्यान से देख लीजिए। ता के नीचे यहाँ पर है, यहाँ पर शा के नीचे, यहाँ पर जा के नीचे और यहाँ पर का के नीचे। यहीं पर आपसे गलती होती है और परीक्षा में यहीं पर आपसे भ्रमित कर देते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती है मैंने सब आपको बता रखा है। एक बार मैं फिर यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, जिससे एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। और यदि आपने उस वर्ण विचार की क्लास नहीं देखी है ना, तो आप जाकर उन वर्ण विचार के क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सबका उपलब्ध है, ठीक है ना। तो महाप्राण ध्वनियाँ हम किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था 2 ध्वनियाँ होती हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे क्या है? अल्प प्राण है। कोई भी स्वर महाप्राण नहीं है। कभी भ्रमित करने के लिए प्रश्न आ जाए तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1, 3 और 5 साथ में अंतस्थ, ये जितने भी व्यंजन है अंतस्थ के वो, और 1, 3 और 5 ये क्या है? आपके महाप्राण है। 1, 3, 5 कहने क्या मतलब है? क पहला वाला वर्ण है ना, तो हर वर्ग का पहला पहला वर्ण। फिर च वर्ग में भी पहला वर्ण, च, त, ट और कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं पा, ठीक है ना। यह पहला हो गया। फिर इसी हिसाब से दूसरा छोड़ दीजिए, फिर तीसरा आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इसका भी दूसरा छोड़ के ग, ज, इस तरह से आप इसका अगला लिख लीजिए। और 5 उसके बाद से तीसरा हो गया, फिर 5वां आप लिख लीजिए, ठीक है ना। सभी का 5वां। ये जो होते हैं ना, क्या होते हैं? महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है ना। और साथ में अंतस्थ। और आपको अंतस्थ पता है कौन कौन सी ध्वनियाँ अंतस्थ हैं? य, र, ल, व, ह, ठीक है ना। ये आपके अंतस्थ हैं, ठीक है ना। तो यह सारे जो हैं अंतस्थ हो गए आपके। या, र, ल, व, ह नहीं, ठीक है ना। हा मुंह से निकल या एक फ्लो में निकल जाता है, ठीक है ना। य, र, ल और व। हा जो है ना वो ऊष्म व्यंजन होता है, ठीक है ना। ये शा, शा और सा, ये और यह, ठीक है ना। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन नहीं। मैंने सब बताया आपको डिटेल में, ठीक है ना। तो यह सब आपने यहाँ पर देख लिया। एक ही प्रश्न में आपने 4 प्रश्नों को साथ में देख लिया, ठीक है ना। तो इस वजह से यह काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होने वाला है यह पूरा सेशन। इसमें एक ही प्रश्न में आपको बहुत सारे प्रश्नों को करने का आपको मौका मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर जान सकते हैं। चलिए एक बात और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर खुद को आंकने के लिए एक काम और करिए आप। जो भी प्रश्न मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, उनको खुद भी करने का प्रयास करिए। जब आप खुद करेंगे और खुद का मूल्यांकन करेंगे ना, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप खुद का मूल्यांकन करें। स्वतः मूल्यांकन जो है सबसे अच्छी बात होती है पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी क्षेत्र में स्व मूल्यांकन बहुत अच्छी बात है। आप करते रहिए। आप प्रत्येक सही विकल्प पर 1 नंबर खुद को दीजिए और करने का प्रयास करिए। फिर अंत में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने नंबर सही किए कुल मिला जुला कर। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है कि व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लॉ व्यंजन किस वर्ण वेद में रखा जाएगा, ठीक है ना। यह मैंने आपको प्रश्न बताया था। मैंने आपको बताया था कि पार्श्विक व्यंजन होता है।
पार्श्व व्यंजन कहते हैं इसको। पार्श्व व्यंजन क्यों कहते हैं ला को? क्योंकि जब आप ला का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा ऊपर टच हो जाती है, ऊपर स्पर्श करती है, और हवा जो है, वायु आपके जीभ के दोनों बगलों से निकल आती है, ठीक है ना। दोनों पार्श्व से, पार्श्व मतलब क्या होता है? बगल होता है ना, बगल से हवा बाहर निकल जाती है, इस वजह से इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। क्या विकल्प में कहीं पार्श्विक व्यंजन है? बिल्कुल नहीं है। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी, जहां पार्श्विक ना हो वहां पर वत्स लगाएंगे, टिक यहां पर क्या करेंगे, वर्त जो है, क्योंकि ये वर्त से भी बोली जाती है, ठीक है ना। तो जहां पर जीवा टच होती है ना, दांत के ऊपर का जो भाग है ना, वर्त्स कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां पर यह ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ज्यादा सही हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। यह मैंने आपको बताया था। मूर्धन्य क्या है? मैंने आपको यही, जो मूर्धा से बोले जाते हैं, कंठ ध्वनियां जो है वो कंठ से बोली जाती हैं, दंत क्या है? जो दांत से बोली जाती हैं। ये बहुत लंबा हो जाएगा एक ही प्रश्न, ठीक है ना, मैंने आपको बता रखा है पहले से, ठीक है ना। तो उसको देख लीजिएगा आप एक बार जाकर कि कौन कौन से क्या है, ठीक है ना। तो वैसे भी मैंने ये सब करा रखा है, आपको याद ही होगा, ठीक है ना। तो जो दोहराने लायक होगा मैं आपको दोहरा दिया करूंगा, ठीक है ना। जिसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा उसको आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व मतलब क्या होता है? जहां पर एक ही वर्ण दो बार ना आ जाए, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा कच्चा, कच्चा लिखा यहां पर चा, और चा का यहां पर पुनरावृत्ति हुआ है का के साथ, चा लिखा हुआ है आधा, और फिर चा लिखा हुआ है यहां पर आ के साथ, ठीक है ना। तो यहां पर द्वित्व व्यंजन कहलाएगा यह चा, ठीक है ना। अब यहां पर पूछ रहा है कहां पर द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहां पर चा है, यहां पर भी चा है, यहां पर आधा ता है, फिर यहां पर पूरा ता है, यहां पर आधा ला है, फिर गा है, यहां पर नहीं हुआ है। बग्गा में देखिए यहां पर क्या है? आधा बा है, फिर गा है। वल्गा में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वल्गा जो है, ला के बाद गा का प्रयोग हो गया, इसलिए हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। वल्गा का अर्थ क्या होता है? कई जगहों पर इसके बहुत सारे अर्थ हैं। इसका अर्थ एक तो लगाम होता है, ठीक है ना, जो घोड़े को पहनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प यह है, ठीक है ना, वल्गा। अब अगला प्रश्न है कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कहां हुआ है? मैंने आपको बताया था कि ढा और ढा, यह दोनों क्या हैं? उत्क्षिप्त ध्वनियां कहलाती हैं। और यह क्यों कहलाती हैं, इस पर मैंने अलग से आपको एक हेडिंग बनाकर लिखवाया था। इसको बहुत शानदार तरीके से, बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। इसमें कोई भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, मैंने यह भी बताया था, ठीक है ना। तो विकसित व्यंजन भी इसको कहते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया था। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, सारे नामों को मैंने लगभग आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो अब तो आप कर ही ले रहे होंगे इन सारे प्रश्नों को। तो यहाँ पर किस में प्रयोग हुआ है? दुख में प्रयोग हुआ है क्या? दुख में तो विसर्ग का प्रयोग हुआ है भाई, विसर्ग। यहां पर देखिए यह विसर्ग लगा हुआ है ना दुख में, तो यह तो नहीं है। खत में क्या प्रयोग हुआ है क्या? खत में ऐसे, खैर खत को इस तरह लिखा जाता है, ठीक है ना। खत हिंदी का शब्द नहीं है, ठीक है ना। पत्र है हिंदी का शब्द, खत होता है, ठीक है ना। नीचे यहाँ पर बिंदी लगता है, खैर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, कोई बात नहीं, खत बोलते हैं इसको, खत नहीं बोलते, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं। यह जो है आगत व्यंजन हो जाएगा, ठीक है ना, खा जो है, ठीक है ना। तो यह भी नहीं है हमारा विकल्प। लड़ाई यहां पर हुआ है, ठीक है ना। किसका प्रयोग हुआ है? यहां पर ड़ा का प्रयोग हुआ है। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। फा के नीचे और का के नीचे हलंत लगा हुआ, यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ ना, ये बिंदी लगी हुई है। तो यह फा जो है और यह का, यह दोनों फारसी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ खा के नीचे भी अगर लगा होता तो यह भी, और वैसे यह शब्द भी फारसी भाषा का है और यह भी जो है फारसी भाषा का, उर्दू में यह दोनों प्रयोग होते हैं, ठीक है ना, उर्दू में, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। हमारा विकल्प यहाँ पर कौन सा सही है? हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, यह आपको बताना है। बहुत आसान है, टीईटी में ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहां पर नहीं टकरा रहा है आप बोल के देखिए। चा, या, क और शा, ठीक है ना। अब शा बोलते हैं तब तो यह तालव्य है ना, यह तालव्य सा बोलते ही हैं इसको,
ठीक है ना। क तो कंठ होता है, कंठ ध्वनि ना, ठीक है ना। और या जो है या र ल व, यह क्या होता है, अंतस्थ होता है। अंतस्थ, अंतस्थ। और क्या होता है, यह तालु से भी बोला जाता है ना, तालव्य, ठीक है ना। और चा जो है यह भी तालव्य है, ठीक है ना। मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, यहां जगह नहीं है, तो यह भी तालव्य है। तो यहां पर कौन सा जो है तालव्य नहीं है, तालव्य शा भी है, यह भी है और यह भी है। यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा तालु से नहीं बोला। तालु से, जो तालु से टकराएगा वह तालव्य होगा ना, तो तालव्य ध्वनि कहेंगे तालु से नहीं टकराती है। तो कंठ ध्वनियां जो है वह तालु से नहीं टकराती हैं, जो कंठ से सीधी सीधी निकल जाती हैं, कहीं पर उनका स्पर्श नहीं होता है। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। सारे क्लासेस अगर आपने नहीं करी हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वहाँ पर यूपी टीईटी हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर उसमें जाएं, सारी क्लासेस लाइन से आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जरूर जाएं। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पश्च स्वर है, पश्च स्वर कौन सा है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका जीभ अगर यह है तो इसका मध्य भाग है, यह मध्य भाग है, और यहाँ पर मध्य भाग से छोटा अ बोला जाता है। और यहाँ पर पश्च भाग से कौन बोला जाता है, जहाँ पर भी तीन की मात्रा बन रही है, तीन का आकार बन रहा हो, ठीक है ना। जैसे बड़ा आ में तीन बन रहा है ना यहाँ पर, फिर ऊ है, यहाँ पे छोटा आ तो हो ही गया है, ठीक है ना। बड़ा ऊ भी, ओ, औ, ये सारे जो है ना वो क्या है, पश्च स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो भी बचते हैं वह अग्र स्वर कहलाते हैं। मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। तो किस में तीन की आकृति बन रही है, यहाँ पर तीन की आकृति किस में बन रही है, ऊ में बन रही है ना। तो ऊ आपका क्या है, पश्च स्वर है, ठीक है ना। बहुत आसान था। और बाकी जितने भी हैं यहाँ पर वो सब क्या है, अग्र स्वर हैं, ठीक है ना। आगे जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। अगर ये आपकी जीभ है और जीभ का मध्य भाग यह है तो छोटा आ, सिर्फ एक ध्वनि छोटा आ जो स्वर है वह मध्य भाग से बोला जाता है, बाकी जो है यह पश्च भाग से और यह अग्र भाग से, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है। अब पार्श्विक व्यंजन आपसे पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था पार्श्व से जहां पर हवा बाहर निकल जाती है। अभी पीछे एक प्रश्न में भी मैंने आपको बताया, तो ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लेंगे, हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला प्रश्न है कि एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना कहलाता है। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना क्या कहलाता है, संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ या संपृक्त ध्वनियाँ, ठीक है ना। क्या कहलाता है यह। अभी हमने एक पीछे देखा था प्रश्न यहाँ पर, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ना, बच्चा, यहाँ पर क्या हो रहा है, द्वित्व हो रहा है इस व्यंजन का और इस व्यंजन का, ठीक है ना। इन दोनों वर्णों का यहाँ पर द्वित्व हो रहा है, यानी कि यह जो है संयुक्त रूप से क्या है, द्वित्व कहलाती हैं, ठीक है ना। तो यह संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। हमारा विकल्प यहाँ पर एक सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न यहाँ पर हम, जहाँ पर क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। यहाँ पर कौन सा दीर्घ स्वर है यह आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ क्या है, यह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। ये दीर्घ स्वर है, ठीक है ना। ये तीनों तो हो गई आपकी उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर, ठीक है ना। तो बाकी जो मात्रा में बोलने में लगने वाले समय के आधार पर अगर दीर्घता की बात करें हम, तो यह तीनों तो हो जाएंगी। साथ में ए, आए, ओ भी जो है क्या हो जाएंगे, और साथ में हमारा औ, ठीक है ना। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, ठीक है ना। तीन और ये चार, ठीक है ना। यहां पर कौन कौन सा विकल्प है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो यह तो दीर्घ स्वर है, ए भी दीर्घ स्वर है और यह भी दीर्घ स्वर है। तो यहां पर प्रश्न में मुझे लगता है होना चाहिए दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है ना। मिसप्रिंट हो गया होगा, मिसप्रिंट क्या, छूट गया होगा, मिस हो गया होगा। दीर्घ स्वर नहीं है, ऐसे लिख लीजिए, नहीं है, ठीक है ना। कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा यहां पर, हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा।
ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऊ जो है यह लघु स्वर कहलाता है, ठीक है ना। तो अब अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो है ना इस तरह लगता है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था इसके उच्चारण स्थान में पांचवा जो वर्ण होता है ना, जैसे हो गया अंगा, इया, अणा, म, ना, ये जितने वर्ण है ना इनके स्थान पर भी यह कार्य करता है, पंचम वर्ण के स्थान पर, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर पंचम वर्ण के स्थान पर भी यह कार्य करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? अब यहाँ पूछा जा रहा है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। अभी पीछे ही जस्ट मैंने आपको बताया था एक प्रश्न में। तो आप देख रहे हैं ना कि अभी इतने डिटेल में सारे एक एक विकल्प को हम करते हुए चल रहे हैं कि अगला प्रश्न हूबहू वही आ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्ञा वर्ण किससे बना हुआ है? तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आधा जा कर लीजिए इसको, ठीक है ना, इसको आधा जा। अब बताइए किसके संयोग से बना हुआ? चलिए यहाँ पर भी आधा जा कर देते हैं। अब बताइए कि किसके संयोग से यह बना हुआ है? तो मैंने अभी आपको बताया आधा जा और इया के संयोग से यह बना हुआ है, आधा जा और इया के संयोग से यह बना हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है? यह संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना। तो अब अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की कुल कितनी संख्या है? यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, आराम से रुकिए, इस प्रश्न को देखिए। वर्णमाला में क्या पूछ रहा है आपसे? वर्णमाला में मात्राओं की संख्या पूछ रहा है। कई लोग भ्रमित होकर यहाँ पर स्वर समझेंगे और यहाँ पर कह देंगे कि 11, और यहीं पर हो जाएगा आपके प्रश्न का 12, ठीक है, बच जाएगा 12, ठीक है ना। तो इससे आपको बचना है, ठीक है ना। एक नंबर तुरंत गलत कराएंगे आप वहाँ पर, ठीक है ना। 11 मात्राएं नहीं होती हैं, 11 स्वर होते हैं, ठीक है ना। मात्राओं की संख्या 10 ही होती है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, मात्राओं की संख्या 10 होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छोटा अ की कोई मात्रा नहीं होती है, जबकि छोटा अ स्वर होता है, ठीक है ना। तो ये जो है प्रश्न हमने देख लिए वर्ण विचार के इतने सारे, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बीच बीच में और सारे प्रश्न मैं करवाता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि और किन किन टॉपिक्स पे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के यहाँ पर आपको चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पर उस हिसाब से हम यहाँ पर अलग अलग प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक के प्रश्नों को करवाते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए कि किन किन टॉपिक पे आपको और प्रश्न चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। अब हम संधि के कुछ प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। तो संधि का हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या है कि ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ज्ञानोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो ज्ञानोदय का आप सबसे पहले हम संधि विच्छेद कर लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सी संधि है। तो क्या होगा? ज्ञान धन उदय। जब आपने ज्ञान धन उदय किया तो आपने यहां पर क्या देखा? यहां पर ना है, ना में क्या लगा हुआ है? आ है, ठीक है ना। और यहां पर ऊ है, ठीक है ना। अब एक बात आपको यह समझ में आ गया, अ और ऊ दोनों क्या है? स्वर है। तो यहां पर स्वर संधि ही होगी। यहां पर क्या होगा? स्वर संधि ही होगा। तो यहां पर आ ऊ के मिलने से क्या बनता है? ओ बनता है, ठीक है ना। तो यहां पर यह भी स्वर है, यह भी स्वर है, दोनों आपस में मिल गए तो यह स्वर होगा। व्यंजन तो हो नहीं सकता है, विसर्ग तो हो नहीं सकता है, इनमें से कोई होने का चांस तो है नहीं, इनमें से तीनों में से ही एक है, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए, आपसे किसी ने पूछ लिया कि स्वर संधि में कौन सी संधि है स्वर संधि की, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे? एक चोटी आपको दिख गया, एक चोटी आपने याद किया। एक चोटी से क्या होता है? एक चोटी किसकी होती है? गुणी व्यक्ति की। एक चोटी, जो साधु लोग होते हैं गुणी होते हैं ना, तो गुणी व्यक्ति की एक चोटी, ठीक है ना, और वृद्ध व्यक्ति की 2 चोटी, ठीक है ना। यह आपको याद है ना, मैंने आपको पिछली क्लास में संधि की बताया था ना। तो यहां पर एक चोटी दिखा तो गुणी व्यक्ति यानी कि गुण संधि, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? यह गुण संधि। बात आई समझ में आपको? ठीक है, तो यहां पर हमारा विकल्प ए सही है। अब अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है, ठीक है ना। तो यथार्थ आपको यहां देख के लग रहा है कि यहां पर यहां पर आ आया है ना, बड़ा आ, दीर्घ
यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ है, तो अपने आप ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। आप इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। यथा धन अर्थ, यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी आ है, यह दोनों मिलकर आपस में क्या बन गया, बड़ा आ, तो यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ संधि। ठीक है ना, बात आपको समझ में आई। हमारा विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाए। ये सारे प्रश्न मैंने आपको, ये सारे जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है। अगर आपने वो सारे नियम याद रखे हैं ना, तो एक भी प्रश्न यहाँ पर आपका गलत नहीं होने वाला है। और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आए हुए ही प्रश्न हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, मतैक्य में कौन सी संधि है। मतैक्य में कौन सी संधि है, मैंने आपको बताया था, अभी पीछे बताया कि एक चोटी वाला गुणी, दो चोटी वाला वृद्ध। तो यहाँ पर दो चोटी आपको दिख गया, दो चोटी दिखा ना, तो यहाँ पर वृद्ध संधि, सीधी सी बात। अब आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे थोड़े छुटकारा पा सकते हैं कि वृद्ध संधि कैसे, तो इसका संधि विच्छेद भी करके एक बार देख लें। ठीक है ना, मत धन एक, यहाँ पर क्या है, अ, और यहाँ पर वो तो मैंने ट्रिक आपको बता दिया कि यहाँ पर दो चोटी है, इसलिए आप वृद्ध संधि, कोई भी समय नहीं लगा, आपने दो चोटी देखी, लगा दिया। मत धन एक, अ और ए मिलकर, अच्छा एक मिनट, ए बनाते हैं। ठीक है ना, तो आ और ए मिलकर क्या बनाता है, ए बनाता है। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आ और ए मिलकर ए बन गया, इस वजह से मत एक, यानी एक ही मत जिसका हो। ठीक है ना, मतैक्य है मतलब एक ही प्रकार का मत हो जिसका। ठीक है ना, तो वृद्ध संधि यहाँ पर हो जाएगा। ये सब मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना, अब अगला प्रश्न है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यह आपको पता है। मैंने जब विसर्ग संधि पढ़ाई थी तो विसर्ग संधि का एक नियम मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बताया था वहां पर आपको, क ख हो विसर्ग के बाद, यानी कि यहां पर विसर्ग हो और उसके बाद क ख हो, या क या ख हो, या प या फ हो। मैंने आपको यह नियम बताया था, नियम याद है कि नहीं, यह होगा। और साथ में यहां पर पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे तो वह क्या हो जाता है, यहां पर विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। यह मैंने आपको बताया था, याद है कि नहीं। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर छोटा आया बड़ा को छोड़कर कौन सा स्वर है, ई है ना, छोटी ई है यहां पर, और यहां पर का है। का होने के बाद यह क्या हो जाएगा, विसर्ग जो है शा में परिवर्तित हो गया होगा ना, यहां पर विसर्ग रहा होगा, तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। वैसे भी यहां पर आप करके देख लीजिए, आप निश धन कपट करके देख लीजिए, निश का कोई अर्थ निकलता है क्या, कोई अर्थ है क्या इसका, बिल्कुल नहीं है। निशा का अर्थ होता है, वो होता है रात। ठीक है ना, लेकिन यहां पर निश का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। नी का कोई अर्थ है क्या, नी धन कपट, नी का कोई अर्थ है क्या, बिल्कुल नहीं है। निश का भी अर्थ यहां पर कोई नहीं है। ठीक है ना, तो निष्कपट कोई अर्थ, इसी का नीह का मतलब होता है नहीं। ठीक है ना, तो हमारा विकल्प ऐसे भी एक सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोनों के सार्थक अर्थ निकलने चाहिए, तो यहाँ दोनों के कपट और नीह का सार्थक अर्थ निकल रहा है। ठीक है ना, तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद, तो आप कर लीजिए पहले, सत्य धन आग्रह। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए सत्य का कोई अर्थ निकल रहा है क्या, सही, बिल्कुल निकल रहा है। आग्रह का कोई अर्थ निकल रहा है क्या, बिल्कुल निकल रहा है। तो यहां पर है क्या, यहां पर सत्य धन ग्रह होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सत्य धन आग्रह होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सत्याधन ग्रह होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दोनों का सार्थक अर्थ तो निकल रहा है, सत्या यहां पर सत्य और ग्रह दोनों का सार्थक अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन यहां पर क्या दोनों एक दूसरे के मतलब लग रहे हैं आपको, दोनों का ग्रह और सत्य को एक साथ रख के कोई अलग अर्थ निकाला जा सकता है, नहीं ना। तो यहां पर यह तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। तो सत्य धन आग्रह हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। यहां पर विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि स्वागत में कौन सा संधि है, स्वागत में कौन सा संधि है, तो सुधन आगत। ठीक है ना, एक मिनट, और मैंने आपको बताया था कि ऊ, यहां पर ऊ है ना, और यहां पर क्या है, आ है।
उ और आ मिलकर क्या बना लेते हैं, वा बन जाता है। और ऐसा कब होता है, जब यण संधि होती है, ठीक है ना। यण संधि में उ और आ मिलकर वा बन जाता है। मैंने आपको बताया था यण संधि का, आप नियम याद करिए जो मैंने आपको बताया था, याद आ गया होगा, ठीक है ना। और वैसे भी एक ट्रिक और मैंने आपको बताई थी कि जहां पर आधा वर्ण दिख जाए कहीं पर, ठीक है ना, तो आधा वर्ण दिख गया तो वहां पर आपको यण संधि अगर विकल्प में है तो उसी को टिक कर दिए, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प एक देखिए, यहाँ पे आधा सा है ना, तो यह क्या हो जाएगा, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, यण संधि, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता रखा है, सब बहुत डिटेल में वहां पर बता रखा है, ठीक है ना। बस मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं। चंद्रोदय, यहां पर चंद्रोदय में कौन सी संधि है पूछ रहे हैं, तो ठीक है, चंद्र धन उदय, आपने लिखा चंद्र धन उदय। अब आपको देख रहे हैं, आप ऐसे ही आप जान सकते हैं कि एक चोटी है, यहां पर एक चोटी है, ठीक है ना। तो यहां पर एक चोटी होगा तो गुड़ी व्यक्ति होगा, गुड़ संधि अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्र धन उदय, ठीक है ना। तो आ और उ मिलकर ओ बना, ओ बन गया ना, यहां पर आ और यहां पर उ मिलकर ओ बना, और जैसे ओ बना आपने बता दिया कि यहां पर क्या है, गुड़ संधि है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसको देख लेते हैं एक बार। अगला प्रश्न है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। मैंने आपको एक नियम बताया था विसर्ग संधि का, आपको याद होगा, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अ या आ को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई स्वर हो और साथ में क्या लगा हो, विसर्ग लगा हो, ठीक है ना। यहां पर विसर्ग हो, उसके बाद तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ड हो, ठीक है ना, या फिर या र ल और वा हो, ठीक है ना, या र ल व और हा हो, ठीक है ना। ये सारे अगर हैं तो क्या हो जाता है, यहां पर विसर्ग का रा हो जाता है, ठीक है ना, रेफ में यह परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको यह बताया हुआ था, ठीक है ना, आपको याद होगा जब मैं विसर्ग संधि आपको पढ़ा रहा था तो यह बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। कोई बात नहीं, फिर से आपका यहां पर रिकॉल हो गया। तो यहां पर विसर्ग है, उसके बाद यहां पर वा है, और यहां पर कौन सा स्वर है, आ, या आ को छोड़कर यहां पर ई की मात्रा है, ठीक है ना। तो यह हमारा सही विकल्प हो जाएगा, और यह जो है किस में परिवर्तित हो गया, रेफ में परिवर्तित हो गया, आधा रा में, आधा रा को रेफ कहते हैं, ठीक है ना। तो आधा रा में यह परिवर्तित हो गया। हमारा विकल्प इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सावधान में कौन सी संधि है, ठीक है ना। सावधान में कौन सी संधि है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पर कैसे लिखेंगे इसको, सावधान को अगर इसका संधि विच्छेद करें तो सावधान अवधान, ठीक है ना। अब यहां पर देख रहे हैं, यहां पर क्या है, आ की मात्रा है, और यहां पर भी क्या है, आ की मात्रा है, ठीक है ना। अब यह दोनों जब आपस में मिल गए तो यह बड़ा आ बन गया, ठीक है ना। तो यह क्या हो गया, सावधान हो गया। यहां पर जहां पर भी बड़ा आ बनेगा वहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं, बहुत आसान है ये सारी चीजें, आप आराम से इन चीजों को समझते हुए चल रहे होंगे। तो अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद, तो आप करके देखिए। तो यहां पर आप जब मही धन इंद्र करते हैं, क्या दोनों का कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है एक साथ, बिल्कुल नहीं निकल रहा है। महाधन इंद, यह कोई शब्द है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मही धन इंद, यह भी तो कोई नहीं है। तो यहां पर महा और इंद्र दोनों का सार्थक अर्थ एक साथ निकल रहा है, तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। महाधन इंद्र, ठीक है ना। और महेंद्र का यहां पर क्या हो जाएगा, कौन सी संधि, एक चोटी है और दोनों का सार्थक अर्थ भी निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारी एक चोटी वाला गुड़ी व्यक्ति, मैं गुड़ी ही लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, गुड़ संधि हमारा यह हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है ये सारी चीजें, आप आराम से समझते हुए चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ट्रिक और थोड़ा थोड़ा अपना ज्ञान काम आ रहा है और सब कुछ हो जा रहा है। अब यहां पर देखिए, महौषधि में कौन सी संधि है। अब महौषधि लिखी है, एक निगाह से अगर आप देखें तो दो चोटी आपको दिख गई, तो वृद्ध संधि ढूंढ लीजिए, वृद्ध संधि क्या है।
आप मार दीजिए टिक तुरंत, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर दो चोटी वाला प्रद्य संधि आप कर देते हैं और वह गलत हो जाता है। कारण क्या है कि बहुत सारे और शब्द हैं जो जहाँ पर अ की मात्रा होती है या अ की मात्रा होती है, लेकिन वह दीर्घ संधि वृद्ध संधि नहीं होता। मैंने आपको बताया था जब संधि हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, हम इसका संधि विच्छेद करके देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। संधि विच्छेद करके इसका हम देख लेंगे। चलिए कर लेते हैं इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो मह धन औषधि कर ले एक बार। क्या मह धन औषधि कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? औषधि का तो है लेकिन मह का कोई नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर आ लगाकर हम देख लें अगर, तो महाधन औषधि हो जा रहा है, ठीक है ना। महाधन औषधिया हो जा रहा है। अब दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है, नहीं, जो औषधि महान हो, ठीक है ना। यहाँ पर जो औषधि महान हो हम उसकी बात कर रहे हैं ना। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? वृद्ध संधि, ये तो हो गया। और हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाए इसका? महौषधि का महाधन औषधि, ठीक है ना। तो हमारा सही विकल्प यह हो जाएगा। और तो कुछ नहीं इसमें, और क्या है बताने लायक, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज देखिए, सज्जन लिखा हुआ ना, इसका संधि विच्छेद करिए तो क्या हो जाएगा? सत धन जन, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया था? त था हो। अगर यहां पर ता है या था है, और यहां पर क्या है? जा है या झा है, यह दोनों में से एक है। और यहां ता था है तो क्या हो जाता है? या ता था की जगह पर जा हो जाता है, मैंने आपको बताया था ना। और यहां पर अगर टा है और यहां पर ठा है और यहां पर चा या छा है तो यहां पर चा हो जाता है, ठीक है ना। टा या ठा की जगह पर क्या हो जाएगा? चा। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर? ता था की जगह पर क्या हो जाता? यहां पर जा हो जाता। और यहां पर क्या हो गया? जा हो ही गया। सत धन जन, सत धन जन में क्या हुआ है? सज्जन कैसे हुआ है? यहां पर ता जो है जा में परिवर्तित हो गया, यहां पर जा होने की वजह से ना, तो यह हो गया। लेकिन यहां पर विसर्ग संधि कहीं आपको दिख रही है क्या? यहां पर विसर्ग संधि है। विसर्ग कब, संधि कब होगा? जब यहां पर विसर्ग लगा हो कहीं पर, तो इसके संधि विच्छेद में कहीं पर विसर्ग आया नहीं ना, इस वजह से यह क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि नहीं है। तो पहला विकल्प तो हमने खारिज कर दिया। इसी तरह तो ये तो विसर्ग संधि नहीं है। अब यहां पर देखिए दुष्कर, तो दुष्कर में क्या? इसका संधि विच्छेद करके देखें। दुह धन कर। अब यहां पर विसर्ग आ गया। अब अगला देखने का क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो दुह कर, यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। विकल्प बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा कि दुह धन कर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, अभी पीछे भी बताया ना, जहां पर आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो उसके बाद से विसर्ग लगा हो, और यहां पर क्या हो? का हो या खा हो या पा हो या फा हो, तो यह सा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। अभी पीछे, अरे भाई अभी देखिए ना, यहाँ पीछे मैंने आपको बताया यह बात। कहाँ बताया? रुकिए, यहां पर देखिए मैंने आपको बताया ना, यहां पर शा में परिवर्तित हो जाता है। का खा हो या पा फा हो, यहां पर आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, साथ में विसर्ग हो, और इन चारों में से एक कोई वर्ण हो। ये नियम आपको याद है ना, मैंने आपको डिटेल में बताया भाई, ठीक है ना। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? शा में परिवर्तित हो जाएगा। और जब शा में परिवर्तित हो गया तो दुष्कर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला है कि गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का कौन सा उदाहरण है? कृष्णावतार है ना, है क्या? कृष्ण का अवतार यानी कृष्ण धन अवतार, यहाँ पे आ और आ मिलकर बड़ा आ बन गया, इसलिए यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। विद्यालय, यह भी आ मिल गया, यहाँ पर बन गया विद्याधन आलय, यहाँ पर दो आ मिलकर एक आ बना गया, इस वजह से एक बड़ा आ बन गया, इस वजह से यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। और रविंद्र, यहाँ पर दो छोटी ई रवि धन इंद्र, दो छोटी ई मिलकर एक बड़ी ई का निर्माण किया ना, इसलिए यहाँ पर ई हो गया, यह भी हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। यह भी नहीं होगा। सर्वोपरि, देखिए एक छोटी यहाँ पर है और ओ की मात्रा है, इस वजह से क्या है? यह हमारा गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? गुण संधि है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है कि सरोज का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। सरोज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सरह धन जा, सरधन रुज, सरोधन जा, या फिर सराधन जा। तो क्या हो जाएगा? सरह धन जा। सरोज का क्या हो जाएगा? सरह धन जा, ठीक है ना। जैसे यशोदा,
यशोदा मैंने लिखा तो क्या हो जाएगा, यशः धन दा, ठीक है ना, तो यशोदा हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से सरह धन ज क्या हो जाएगा, सरोज, ठीक है ना। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा सही विकल्प, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपने देखे यहाँ पर संधि के और वर्ण विचार के, ठीक है ना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये सारे के सारे। तो सबको एक एक करके हमने देखा, विकल्पों को भी समझने का प्रयास किया, जहां पर विकल्प समझने लायक थे वहां पर हमने विकल्पों को भी समझ लिया है और सारे प्रश्न आपके बहुत अच्छे से हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो औरों तक इसको शेयर करें और सुझाव अपने जरूर बताएं, और किस किस टॉपिक पे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस सीरीज हम चलाएंगे यदि आपकी ठीक ठाक मांग हुई, ठीक है ना। तो किस किस टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे टॉपिक वाइज, तो उस पर भी बताइएगा। अगर आपको सभी पूरे ग्रामर का एक साथ करना है प्रैक्टिस तो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और यह टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। तो जो टेस्ट सीरीज अभी यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में बताई, इसको आप जरूर एक बार जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, testseries.coaching.in पे जाना है और वहां से खुद को लॉगिन करके और ये सारा टेस्ट आपको देखना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आपको मजा आने वाला है निश्चित तौर पर। तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।